हेलो एंड वेलकम टू एलईएस। आज इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट पार्ट 5। हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में गवर्नमेंट बजट के और पार्ट्स देखे थे। एनसीईआरटी से ये सेक्शन कवर हो रहा है। आज जो हम सेक्शन कवर करेंगे वो होगा गवर्नमेंट डेफिसिट का। हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट बजट का, कहाँ कहाँ पे मेंशन्ड है बजट के प्रोविजंस। सेकंड टॉपिक में हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो हमने रेवेन्यू पार्ट देखा था और हमने एक्सपेंडिचर पार्ट देखा था। हमने रिसीट पार्ट देखा था और हमने एक्सपेंडिचर देखा था, कैपिटल में देखा था और रेवेन्यू में देखा था, राइट। ठीक है, आज हम देखेंगे डेफिसिट क्या है। हमने देखा था कि डेफिसिट क्या होता है या फिर डेफिसिट बजट क्या होता है। डेफिसिट बजट होता है जब एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू से एक्सीड कर जाता है, मतलब खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि ये डेफिसिट कितनी तरह के बनते हैं। तो हम देखेंगे कि ये 3 तरह के डेफिसिट बनेंगे। नंबर 1 इज़ रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 इज़ फिस्कल डेफिसिट एंड नंबर 3 इज़ प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से एक्सीड कर जाता है। ठीक है, हमने देखा था कि बजट जो है वो 2 बेसिकली टाइप्स के हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। तो अगर हम इस रेवेन्यू बजट में आए और इसमें देखें कि यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था। तो इसी में जब ये एक्सपेंडिचर पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाए तो कौन सा डेफिसिट क्रिएट होगा? तो रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होगा। ठीक है, वेरी सिंपल एज दैट। आगे देखते हैं कि एक्चुअली में इसके इम्प्लीकेशंस क्या, मतलब इसका मतलब क्या आ रहा है। जब हम ये पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या फिर जब बजट आता है फरवरी के टाइम पे बजट सेशन में, तो उसमें रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या आते हैं। सबसे पहला तो कि गवर्नमेंट जो सरकार है वो डिससेव कर रही है। डिससेव का मतलब सेविंग्स करने की जगह पर खर्चा ज़्यादा कर रही है, सेविंग्स नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो सेविंग्स और सेक्टर, इकोनॉमी के और सेक्टर्स में होनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं हो रही है सेविंग्स, बल्कि उसका यूसेज जो दूसरी जगह की सेविंग्स है। ठीक है, मान लीजिए एक सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा बचाया हुआ था सरकार ने, सरकार क्या कर रही है, सरकार इसकी जगह पर ये एक्स पैसा जो बचाया हुआ है ये भी कंजम्पशन को मीट करने के लिए लगा रही है। कंजम्पशन को मीट करने के लिए मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स देने के लिए कर रही है, हमने यही सब तो पढ़े थे, है ना। सब्सिडी देने के लिए खर्चा कर रही है। सब्सिडी देने के लिए सरकार जो है वो क्या कर रही है, वो दूसरे सेक्टर्स से पैसा निकाल रही है। तो ये चीज़ होती है। तीसरा इम्प्लीकेशन ये है कि सरकार के जो बोरोइंग्स हैं वो बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों के लिए, क्योंकि सरकार के पास में पैसा ही नहीं है। भाई सबसे मेन सोर्स हमने देखा था इनकम का जो होता है वो टैक्स होता है रेवेन्यू में। तो अभी टैक्स तो मिल रहा है लेकिन उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो रहा है, तो वहाँ का वहाँ तो नहीं टिक पा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको दूसरे सेक्टर से लेना पड़ेगा, यही हमने देखा था। ठीक है, जब उसको दूसरे सेक्टर से लेना पड़ेगा तो इसका मतलब ये क्या पड़ेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग्स करनी पड़ रही हैं, अपने इन्वेस्ट करने के लिए भी और कंज्यूम करने के लिए भी, दोनों ही चीज़ों के लिए इसको करनी पड़ रही हैं। आगे देखते हैं। ऑब्वियसली सरकार का जो डेट है, जो कर्ज है वो बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, प्रोडक्टिव कैपिटल और वेलफेयर एक्सपेंडिचर में कम हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वेलफेयर एक्सपेंडिचर में खर्च करने के लिए सरकार को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट जब आ रहा है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी है वो उसका पैसा इधर आकर डाइवर्ट होना पड़ता है, इधर डाइवर्ट करना पड़ता है, इसलिए वेलफेयर एक्सपेंडिचर में खर्चा कम हो जाता है। एंड ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ग्रोथ तो कम हो ही जाएगी, ग्रोथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो पड़ जाती है। फाइन,
आगे देखते हैं। सेकंड देखा है हमने फिस्कल डेफिसिट, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि टैक्सेशन के पार्ट में या फिर पूरा फिस्कल को ही लेकर जो डेफिसिट क्रिएट होता है उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और यही एक पैमाना होता है, एक पैरामीटर है हमारी सरकार के पूरी पॉलिसी का, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का, इनकम रेवेन्यू मैनेजमेंट का। ठीक है, चलिए देखते हैं ये है क्या। तो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसका निकालना है? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल और रेवेन्यू दोनों, और टोटल रिसीट्स मतलब कैपिटल रेवेन्यू दोनों, इनका डिफरेंस। लेकिन जो बोरोइंग्स ली हैं उनको एक्सक्लूड करके, जो भी बोरोइंग्स हैं, जो भी कर्जा लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है आरबीआई से या फिर कहीं और किसी जगह से, जो बोरो किया हुआ है उसको एक्सक्लूड करना होता है। तो क्वेश्चन अगर यही आ जाता है कि फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू तो है, कौन सी चीज़ एक्सक्लूडेड होती है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपने सिंपली टिक कर देना है कि ये बोरोइंग्स आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो दिया गया है एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट मतलब ऐसी कैपिटल रिसीट्स जिसमें डेट या फिर कर्जा ना पैदा होता हो, वही तो होते हैं बोरोइंग्स जो है। इसी में से तो बोरोइंग्स एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि बोरोइंग्स जो है वो डेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जबकि जो कैपिटल रिसीट्स हमको इंक्लूड तो करने हैं, लेकिन कौन से वाले कैपिटल रिसीट्स? जो कि नॉन डेट। फॉर एग्जांपल हमने देखा था, जब हमने पिछले लेक्चर में देखा होगा, और अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम फर्स्ट। तो अगर पिछले लेक्चर में हम देखें तो हमने देखा कि एक होता है कि अगर किसी पीएसयू को सेल किया हुआ है सरकार ने, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है, तो उससे भी कैपिटल रिसीट आता है ना, उससे कैपिटल रिसीट इंक्लूड होता है। तो ये है, ये फिस्कल डेफिसिट के लिए इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि इससे कोई भी डेट क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन अगर कुछ बोरो किया हुआ है तो वो यहाँ पर एक्सक्लूड कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? इसके इम्प्लीकेशंस काफ़ी लॉन्ग टर्म में होते हैं। आप फिस्कल डेफिसिट को पढ़ते भी हैं, अक्सर क्वेश्चन में भी आता है। अगर हम पीसीएस के क्वेश्चंस देखें तो पीसीएस के क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाता है कि इस साल के बजट में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या रहा है, कितना रखना है। अमूमन माना जाता है कि 3.5 रखना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एफआरबीएम में क्या क्या दिए गए हैं प्रोविजंस। ओके, चलिए, तो इम्प्लीकेशंस अगर हम देखें तो सबसे पहला तो ये हम समझ पाएंगे कि पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ख़राब है। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। पब्लिक सेक्टर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तभी फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर ठीक से काम कर रहा होता तो इसकी नौबत ना आती कि पूरा कैपिटल जो रिसीट का पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट तो ठीक है, हमारी जनरली टैक्सेशन रेवेन्यू जो है वो कम रहेगा और एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा होना ही होना है, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री और हमें स्कीम्स में और योजनाओं में इन सब में खर्चा करना ही करना है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो वहाँ पर अगर मैच होना होता या फिर बैलेंस होना होता तो वो कैपिटल पार्ट से बैलेंस हो जाता, लेकिन कैपिटल पार्ट से बैलेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है तभी फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या है कि पब्लिक सेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है सरकार का। और दूसरा ऑब्वियसली इससे इकोनॉमी जो है वो पूरी अनस्टेबल होती है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम बजट देखें तो बजट में हमें ये फ्लॉ सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर सीधा से क्वेश्चंस आए तो आप, आई होप आप ये क्लियर कर पाएंगे कि अगर फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होता है तो क्या इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं, पूरी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। जबकि अगर रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होता है तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अब थर्ड हम देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट का सीधा सा मतलब ये है
कि जो भी फिस्कल डेफिसिट हमने देखा है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करके जो भी चीज़ें हैं वो फिस्कल डेफिसिट होती है। और जब इस फिस्कल डेफिसिट में हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी हटा देंगे, इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली प्राइमरी डेफिसिट पीडी मिल जाएगा। तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पुट हो जाता है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो कहाँ से हमें मिलेगा। तो इसका सीधा आप फॉर्मूला बिल्कुल रट लीजिए, दैट इट इज़ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना क्यों होता है? प्राइमरी डेफिसिट इसलिए हम निकालते हैं ताकि हम जो आज फिस्कल इम्बैलेंसेस है उनको देख सकें, ठीक है। जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं हमारी, वो तो हमेशा के लिए चलती रहती है, मतलब लोन पे भी चलती रहती है, तो हमें इसको भी हटा देना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी हटा देना है। तब हमारे पास जो बचेगा, जो डेफिसिट क्रिएट होगा, वो कौन सा डेफिसिट क्रिएट होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हमने ये देख लिया कि बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं, हमने देखा रेवेन्यू बजट है और कैपिटल बजट है, फिर हमने देखा कि बजट में डेफिसिट क्रिएट होते हैं, जो कि जिसको बोला जाता है डेफिसिट बजट या फिर बजट डेफिसिट। उसके बाद हमने आगे चल के ये देखा कि ये डेफिसिट्स 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से डेफिसिट्स हमने देखे? हमने रेवेन्यू डेफिसिट देखा, हमने फिस्कल डेफिसिट देखा और हमने प्राइमरी डेफिसिट्स देखे, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। तो अब आते हैं कि भाई ये डेफिसिट्स तो क्रिएट हो रहे हैं, इसके लिए किया क्या जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है? अगर खर्चा ही ज़्यादा है और इनकम हमारी है नहीं उतनी ज़्यादा, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? तो ये जो पूरा टैक्सेशन पार्ट होता है, बजट को मैनेज करने का पार्ट होता है, इसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। इस डेफिसिट को हम कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से हम इसको कंट्रोल में रखते हैं, क्या हम सरप्लस की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये सब क्या आता है, ये सब पार्ट बनाता है फिस्कल पॉलिसी का। आप ये टर्म बहुत सुनते होंगे और इसको आप कंपेयर करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की होती है, फिस्कल पॉलिसी सरकार की लाई गई होती है, ठीक है। ये एक बेसिक अंतर है, फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द आरबीआई। वहाँ पर आरबीआई का खेल करता है पूरा का पूरा। दोनों एक दूसरे को कुछ हद तक इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन फिस्कल पॉलिसी। तो हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सरकार जो अपनी स्पेंडिंग है और टैक्स की पॉलिसीज़ है उनको यूज़ करके इकोनॉमिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। मे बी वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ कर दे। वेरी सिंपल, अगर जीएसटी कम हो जाएगा तो गुड्स सस्ते हो जाएंगे, और जब प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे तो उनकी कहीं ना कहीं पर सेल भी बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सिमिलरली, अगर सरकार को कहीं पे कुछ काम है, कहीं पे मान लीजिए उसको सरकार को समझ आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सरकार अपने बजट में कुछ पैसा एलोकेट करेगी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। मनरेगा में पैसा डालेगी सरकार, एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाएगी, कौशल विकास योजना पे डालेगी सरकार, ठीक है। ये सब पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी मददगार साबित होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, मान लीजिए प्याज के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसमें सरकार क्या करेगी, सरकार तुरंत ही उस पर कंट्रोल लगा देगी कि इसका एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, या फिर इसका इंपोर्ट जो है वो किया जाएगा, या फिर सरकार जो है उस पर ड्यूटी ऐसी लगाएगी या टैक्सेशन ऐसा लगाएगी जिससे कि उसके प्राइसेस कंट्रोल में आए। और इसी तरह से इन सब के पूरे मिलाप से लेकर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस करेगी, राइट, ठीक है। तो बेसिकली सरकार का फिस्कल पॉलिसी में गोल क्या होता है? गोल होता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को स्टेबलाइज करना। कैसे? खर्चे और टैक्सेशन, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लाती रहती है सरकार, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और सरकार को लग रहा है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट को पैसा ज़्यादा देना चाहिए, सरकार तुरंत ही मनरेगा के तहत
पैसा बढ़ा देगी। आपने बहुत देखा होगा इस टाइम पर कि जब मनरेगा ने रूरल एरियाज़ में बहुत बढ़िया काम किया तो सरकार ने इसका जो बजट में एलोकेशन था वो था 60,000 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार ने तुरंत ही 40,000 करोड़ रुपए और मिलाए और सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसका बजट जो है वो बढ़ा दिया। और मनरेगा की वजह से हमने देखा कि रूरल एरियाज़ में जो गांव के इलाके थे वहाँ पर लॉकडाउन पीरियड में जब कोविड का बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी तो मनरेगा ने एक कुशन की तरह काम किया था अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करने में, कंट्रोल करने में। ठीक है, सो दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये होती है सिंपल फिस्कल पॉलिसी। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपके दिमाग में ये बेसिक कंसेप्ट क्लिक कर गया, याद हो गया, तो आई एम श्योर आप कोई भी किसी भी तरह का MCQ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है डेफिसिट और बजट का, विदाउट गोइंग इनटू द नुआंसेस। NCERT अगर आप बुक रीड कर रहे हैं तो आपको बुक में बहुत सारे रिकार्डियन इक्विवेलेंस और 2-3 चीज़ें और मिलेंगी, लेकिन हम उन नुआंसेस में जाने की जगह पर सिंपल सा इस डेफिसिट और डेट के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। डेफिसिट जैसा हमने अभी देखा कि जब एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए या फिर रिसीट से ज़्यादा हो जाए, आई एम सॉरी यहाँ पर गलत टर्म यूज़ हुआ है, अगर रिसीट से ज़्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर तो वो क्या होगा, वो डेफिसिट क्रिएट होगा, राइट। ठीक है, अब इस डेफिसिट को भरना है। अगर कुआं खाली हुआ है तो कुएं में भरना भी होगा, तो ये जो खाली हुए को भरना होता है इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार डेट लेती है, कर्जा लेती है सरकार। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बजटरी डेफिसिट फाइनेंस होता है, लेकिन गवर्नमेंट डेट भी बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए सरकार का डेट बढ़ रहा है, ओके, सरकार का डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे 1991 में हुआ था जब सरकार के पास में डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था, 9.8 समथिंग % ऑफ इट्स ग्रॉस, जो उसकी ग्रोथ है, GDP है, उसका 9.8 समथिंग बढ़ गया था। तो सरकार गई थी IMF के पास में और IMF से सरकार ने लोन लिया था, तो दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ डेट। अगर इनर लेती है तो RBI से कोई लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है, डेट ले सकती है अपने इस डेफिसिट को फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए, एंड दैट इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट एंड डेट। ठीक है, डेफिसिट को फिल करने के लिए सरकार डेफिसिट क्रिएट होता है, इसके लिए सरकार बोरो करती है और इससे क्या क्रिएट होता है, इससे बोरो करती है, डेट लेती है। ठीक है, और डेट से क्या होता है, डेट के लिए बोरोइंग्स भी बढ़ती है और उससे फिर से डेफिसिट क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। ये एक सर्कुलर वे में भी चल सकता है, लेकिन अगर हम इसको, एक छोटी सी बात, अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो ये जो डेट होता है, इससे क्या होता है, ये डेट कहीं ना कहीं पब्लिक का ही पैसा होता है। सरकार क्या करती है, इस पे इंटरेस्ट भी देती है। तो जब 4 साल 10 साल के बाद जिसने भी इसमें पैसा दिया हुआ है उसको इंटरेस्ट बढ़ के मिलता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी होती है कि अल्टीमेटली जो भी पैसा लिया गया है डेट के फॉर्म में वो अपने से ही लिया गया है, मतलब घर के अंदर से ही लिया गया है, कंट्री के अंदर से ही लिया गया है। अगर आप कंट्री के अंदर से ही लेते हैं और कंट्री के लोगों को ही फ़ायदा मिलता है उस डेट से, तो फिर डेट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाती है जितना हमें लगने लगता है। हाँ, अगर कंट्री के बाहर से लिया जा रहा है तो एक इशू बन जाता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट पेमेंट से जो पैसा आता है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इट इज़ अ फूड ऑफ थॉट फॉर यू। आपके लिए ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि डेट लेना सही है सरकार के लिए कि गलत। क्या सरकार को बजटरी डेफिसिट कंट्रोल करने का कोई और मेजर्स नहीं ले सकती जो कि और इफ़ेक्टिव हो? प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इस पर कोई भी सजेशंस मिलते हैं। फॉर नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द session. I hope you like the lecture, and if you like it, please do like, share and subscribe. Thank you so much.